आज का हमारा टॉपिक है कि औषधियाँ शरीर में कैसे कार्य करती हैं। इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो रोग है, वो किस तरीके से होते हैं, कैसे अपनी जगह बनाते हैं। जब हमें रोगों के बारे में जानकारी होगी, तभी हम औषधियों के बारे में, उनकी मात्राओं के बारे में निर्धारण कर सकेंगे। तो जितनी भी पैथियाँ हैं, सब में अलग-अलग तरीके से माना जाता है कि रोग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एलोपैथी की, उसमें रोग होने के तरीके दूसरे बताए हुए हैं। होम्योपैथी की बात करें तो उसमें रोग होने के तरीके दूसरे बताए हुए हैं। लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें बॉडी के एक ही फंक्शन, एक ही तौर तरीके को बताती है। अब इन तौर तरीकों को ठीक करने की दवाएँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन दवाइयों के जो कार्य होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आयुर्वेद का। आयुर्वेद में वात पित्त कफ के कारण रोग होने की उत्पत्ति बताई गई है कि बाद जब भी रोग होता है तो उसमें कहीं न कहीं रोल होता है वात, पित्त और कफ का। इनमें से कोई 1, 2 या तीनों दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो है रोग उत्पन्न होता है। अब इन रोगों को दूर करने के लिए वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी जड़ी-बूटी को या किसी खनिज पदार्थ को या किसी तरल को दवा के रूप में प्रयोग करते हैं और इन तीनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। या जो भी इसमें इम्बैलेंस होता है, उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से बायोकेमिक दवाइयाँ होती हैं। इसमें ये माना जाता है कि हम जिस महीने में जन्म लेते हैं, उस महीने में एक विशेष प्रकार के सॉल्ट की हमारे शरीर को नीड होती है। यदि वो नीड बिगड़ जाए, इम्बैलेंस हो जाए तो हम रोगी हो जाते हैं। इसके अंदर टोटल 12 सॉल्ट्स होते हैं। बीमारी की अवस्था में आप इन सॉल्ट्स का प्रयोग करके अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं। इस थ्योरी में ये माना जाता है कि जिस समय हमारा जन्म होता है, यानी सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जुलाई में हुआ या किसी का जन्म जो है अगस्त में हुआ या जनवरी में हुआ, तो जिस समय भी उसका जन्म होगा, उसकी बॉडी में एक विशेष प्रकार के सॉल्ट्स पाए जाएंगे। यदि उन सॉल्ट्स में कोई अंतर आएगा, तो वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, और यदि उन सॉल्ट्स की पूर्ति कर दी जाए, तो वो स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा। तो इसमें 12 प्रकार के सॉल्ट्स बनाए जाते हैं जो बीमारी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे ही यूनानी चिकित्सा की बात करें तो इसमें पीला पित्त, काला पित्त, बलगम और रक्त, इनको बीमारी का कारण माना जाता है कि इन 4 चीज़ों में इम्बैलेंस होने की वजह से व्यक्ति बीमार होता है। तो इनको बैलेंस करके रोगों को बैलेंस किया जा सकता है। इसी फॉर्मेट पे होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती है, जिसमें बेसिकली सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ये 3 रोगों की श्रेणियाँ मानी गई हैं। जिसमें ये कह सकते हैं कि सोरा एक प्रकार का विष है, टॉक्सिसिटी है, जो 3 रूपों में हमारे शरीर में बन सकती है। सिफिलिस जो है वो उपदंश है। उपदंश का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में धीरे-धीरे जहर का असर बढ़ता जा रहा है और ये अनकंट्रोलेबल होता है। अगर हम इस पे सही समय पर सही उपचार ना दें, तो हम इसे बढ़ने से रोक नहीं सकते। आयुर्वेद की भाषा में इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह की ड्राइनेस है, जो बॉडी में उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। तो इस बढ़ती प्रक्रिया को केवल धीमा किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो तीसरा पैटर्न है इसका, वो साइकोसिस का है। साइकोसिस के अंदर जो हमारे मनोविकार होते हैं, मानसिक रोग जो होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनके हिसाब से दवाओं की श्रेणियाँ निर्धारित करी जाती है। तो होम्योपैथिक के अनुसार भी बॉडी में जो इम्बैलेंस है, वो शरीर की सप्त धातुओं में या 3 दोषों में उत्पन्न हो सकते हैं। उसमें इन बीमारियों में ड्राइनेस आ सकती है कि वो कवर अप ना की जा सके, या फिर हमें मानसिक रोग हो सकते हैं। तो इनके लिए विशेष प्रकार की अलग-अलग औषधियाँ होती हैं। इन औषधियों का प्रयोग करके हम लोग अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। ऐसे ही एलोपैथी की बात करें, तो एलोपैथी में हमारे शरीर में जितने भी मेन टिश्यूज़ हैं,
टिश्यूज में शब्द गलत बोल रहा हूँ, आप मेन धातु, आयुर्वेद में तो इसको धातु बोलते हैं, जिसे हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये बेसिकली हमारे शरीर की बेसिक कैटेगरीज आप कह सकते हैं कि हैं। इनके अंदर कोई रोग आ जाए, ब्लड खराब हो जाए, कफ बन जाए, बॉडी का कोई ऑर्गन कम या ज्यादा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, इन सब कारणों से रोग हो सकते हैं। तो इन कारणों को दूर करने के लिए फिर उसी के हिसाब से औषधियां बनाई जा सकती हैं। ये औषधियां हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम करती हैं और हम रोग मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं चीजों को बैलेंस करने के लिए एलोपैथी के अंदर एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं, ये हमारी बॉडी फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा तीव्र गति से चेंज करती हैं। और ये एक, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक रूल है कि जो चीज जितनी जल्दी ठीक होगी वो उतनी ही जल्दी खराब होती है। कोई भी चीज ना तो एक, कोई भी रोग ना तो एक दिन में पैदा होगा ना एक दिन में ठीक होता है। तो आज जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो एकदम से हमें ठीक करती हैं, और उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारे ऑर्गन्स पे पड़ता है। तो ये जो असामान्य दशा आती है, इस असामान्य दशा के लिए हम दवाओं को लेते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करें, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर रस और रक्त, इनको रोग का मूल कारण माना गया है। रक्त में कमी या अधिकता रोग कर सकती है, रस का कमी या अधिकता रोग पैदा कर सकती है। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझना होगा कि रक्त क्या है और रस क्या है। रक्त बेसिकली हमारे शरीर में दो दो रूपों में रहता है। पहला रूप होता है उसकी शुद्ध अवस्था, जो हमारे शरीर का पोषण करती है। दूसरा होता है उसकी अशुद्ध अवस्था, जो हमारे शरीर का निष्कासन करती है। जो भी टिश्यूज को, सेल्स को जो भोजन की आवश्यकता होती है वो शुद्ध रक्त से लेते हैं, और उसके बाद जो वेस्टेज क्रिएट करते हैं वो अशुद्ध रक्त में मिला के उनको शुद्धि द्वारों पे भेज दिया जाता है। शुद्धि द्वारों पे जाने के दौरान उनके एक एंटी सिस्टम काम करता है, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, रस बोलते हैं। वो उस रस में मिक्स होता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके नसों में से छन के वो रस नलिकाओं में जाता है, और रस नलिकाएं उसको ले जाके जो हमारे क्लेंजिंग द्वार होते हैं उन तक पहुंचा देती है। जैसे लंग्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं स्टूल के रूप में, यूरिन के रूप में, पसीने के रूप में। तो रस या लिम्फ जो है वो गंदगी को बाहर फेंकने का काम करते हैं। गंदगी हमारे शरीर में तीन रूपों में रहेगी, सॉलिड रूप में, लिक्विड रूप में और गैसियस फॉर्म में। तीनों के लिए ही ये जो हमारी दवाइयां होती हैं इलेक्ट्रोपैथी की, ये काम करती हैं। इसके अलावा आप ये मान के चलिए, बीमारी चाहे कोई भी हो, बीमारी होने का जो कारण होता है वो होती है हमारी अनियमित जीवन शैली, गलत भोजन का चयन करना, गलत समय पर गलत चीजों का खाना। तो अगर हम एक कॉमन पैटर्न पर देखें या सोचें, तो आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों को ये नहीं पता कि किसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो गलत भोजन का सेवन करेगा ही करेगा। मानसिक विकार उसमें उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो ऐसे में रोग होने की प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता। अब जो कुछ भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं, उनके कारण हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, वात बढ़ती है या कफ बढ़ता है। आप चाहे उसे सिफिलिस कहें, चाहे सोरा कहें, चाहे साइकोसिस कहें, आप किसी भी शब्द का प्रयोग करें, रोग होने का जो बेसिक कारण है वो सही मायने में आपके शरीर के अंदर ही है, और वो है रक्त और रस का दूषित होना। यदि आप इस बात को मानते हैं कि रक्त और रस दूषित होकर रोग बना सकते हैं, तो हम उनको शुद्ध करके निरोगता को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें इनके फंक्शनिंग को समझने की जरूरत होती है। इनका फंक्शनिंग क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हमें इसके बेसिक को जानना होगा। उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। जानते हम सब हैं, लेकिन इस चीज को भूल जाते हैं दवाएं देने के दौरान। जो रक्त है हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड रहता है और ऊपर से नीचे की ओर चलता है। आप इसकी तुलना प्रकृति में जल से कर सकते हैं। जल कितनी भी ऊंचाई पे हो,
वो हमेशा नीचे की ओर आएगा। तो रक्त में चेतना देने की शक्ति, चेतना शक्ति जो होती है विद्यमान रहती है। वहीं जो अग्नि है, आप उसे कहीं पर भी जलाएं, वो हमेशा आकाश की ओर जाएगी। इसी तरीके से जो लिम्फ है, ये आकाश की ओर जा रहा है, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर राइट हैंड साइड पे रहता है। अब अगर आप गौर करेंगे तो रक्त में गर्मी होती है, और हम जब भी अग्नि की तुलना करते हैं तो रक्त से करते हैं, जबकि लिम्फ को हम ठंडा मानते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि इनको वाइस वर्सा क्यों रखा गया है, इनको क्यों बताया गया कि रक्त में गर्मी है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि जल जो है नीचे की तरफ जा रहा है, और लिम्फ जो ठंडा है वो अग्नि के रूप में ऊपर की ओर आ रहा है। यदि हम इस सिद्धांत को समझ जाए तो इलेक्ट्रोपैथी की दवाएं हम आसानी से बना सकते हैं। बहुत लंबे चौड़े हमें उस पे याद करने की, समझने की, रट्टे मारने की जरूरत नहीं होगी। हमारे शरीर में मूल 7 सिस्टम्स होते हैं, और यदि ये सिद्धांत हमें समझ आ जाता है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो हम आसानी से, बेहद आसानी से इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि S1 की औषधि होती है, ये किसी भी प्रकार के विष को निकालने की क्षमता रखती है, चाहे वो गैसियस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। इसके अलावा अब आप ये सोचिए कि अगर हमारे ब्रेन में टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अगर वो फिजिकल है तो सॉलिड फॉर्म में होंगे। अगर वो ऑक्सीजन में कुछ गड़बड़ होने की वजह से हुआ, कि जैसे कई बार होता है हमारी क्रेनियल नर्व जो है गर्दन की दब जाती है, तो ब्रेन को पानी और पोषण नहीं मिल पाता, तो नेचुरल सी बात है उस समय उनकी जो फॉर्मेशन होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी। और जो हम विचार कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, अगर अच्छे कर रहे हैं तो ये हमारी जिंदगी के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरे विचार कर रहे हैं तो ये हमारे लाइफस्टाइल, जो हमें धीरे धीरे डिमोरलाइज करके हमारी एनर्जी को खा जाते हैं। या फिर आप जो हार्मोन्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनका भी रोल कहीं ना कहीं इसी में आता है कि वो गैसियस फॉर्म में चीजें कंट्रोल हो रही। अगर आप हार्मोन्स को मान रहे हैं, तब आप उसका लिक्विड फॉर्म में इलाज करेंगे। यदि आप उसको विचारों से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जैसे विचार होंगे हमारी बॉडी वैसे ही हार्मोन्स को रिलीज करेगी, तो ऐसी फॉर्म में हम लोग गैसियस फॉर्म को मानकर उनकी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। अब टॉक्सिन्स चाहे हमारे शरीर में हो, विष रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आप S1 का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने 7 सिस्टम की बात करी। जब भी आप बुक पढ़ेंगे आप देखेंगे बुक के अंदर भी ये बता रखा है कि ये इसको भी कवर कर रही है, इसको भी कवर कर रही है, इसको भी, यानी कहीं पे भी किसी भी बुक में ये नहीं कहा कि S1 जो है इस सिस्टम को छोड़ देती है। अगर आप देखेंगे तो सभी सिस्टम को कवर कर रही है। तो मेरा जो ध्यान रहा वो इसी चीज पे रहा कि भाई जब सब कुछ कवर कर रहा है, तो फिर इसमें याद करने वाली, समझने वाली बात क्या है। तो समझने वाली बात ये थी कि S1 हमारे रक्त में उत्तेजना पैदा करती है, हमारे रक्त को शुद्ध करती है। किस तरीके से शुद्ध करती है? किसी भी तरीके का उसमें विष हो, क्योंकि हमारा रक्त ही हमारी सॉलिड सॉलिड अवस्था को, लिक्विड अवस्था को और गैसियस अवस्था को दर्शा रहा है। तो किसी भी तरीके का उसके अंदर टॉक्सिन्स हो, S1 उसको रिमूव करने का काम करेगा। अब यहाँ पे जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जल नीचे की तरफ बह रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर हमें ब्लड को प्यूरिफाई करना है, तो हमें उसको जल मान के, जल तत्व मान के उसको पतला करना होगा, जो उसके प्यूरिफिकेशन की पहली सीढ़ी बनेगी। यदि हम ब्लड को पतला कर सके तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा कि हम उसमें से विष को आराम से निकाल दें। आप देखेंगे जो पानी होता है, पानी की भी अपनी एक थिकनेस होती है। उस थिकनेस को यदि हम गैस पर चढ़ाते हैं, धूप में रखते हैं, तो आप देखिए वो पतला हो जाता है। आयुर्वेद में सिद्धांत है कि जो आप कच्चा पानी पीते हैं, जो हमारे एमसीडी से आता है, जो पानी हम पीने में प्रयोग करते हैं, वो पचने में 3 घंटे का समय लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी हमारी बॉडी में एडजस्ट होने में लगभग 3 घंटे का समय लेती है। वहीं यदि उस पानी को उबाल कर ठंडा करके पिया जाए, तो वो पानी हमारे शरीर में पचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लेगा, क्योंकि अब उसकी डेंसिटी कुछ हद तक पतली और कुछ वापस थिकनेस को इकट्ठा कर रही है। लेकिन अगर वही पानी उबाल कर हम गुनगुना पिए, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में वो आधे घंटे से लेके 45 मिनट में पच जाएगा। तो ये जो रिसर्च है,
ये रिसर्च हमें बताती है कि हमारे खून की भी डेंसिटी इसी तरीके से काम करती है। यदि हमारे शरीर में गर्मी है, शरीर नहीं सॉरी, हमारे खून में गर्मी है, हमारा खून गर्म होता है तो उसकी क्लेंजिंग अच्छी होती है। अब आप इसकी तुलना एक भागते हुए व्यक्ति से कर सकते हैं और एक बैठे हुए व्यक्ति से कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार बैठ के काम करता है, तो आप देखेंगे उसके ऊपर जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ा धीरे काम करेगी। वहीं जब आप एक भागते हुए दौड़ के या जिसका ब्लड का सर्कुलेशन तेज चल रहा हो, आप उसको देंगे तो उसके लिए जल्दी काम करेगी। तो इसको हम दवाई में इस तरीके से देख सकते हैं कि सादे पानी में आप दवाई लेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और गुनगुने या गर्म पानी में दवाई लेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जब भी आप आगे दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि जब इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ गुनगुने पानी में प्रयोग करी जाती हैं या बॉडी टेम्परेचर के पानी में प्रयोग करी जाती हैं, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि औषधि किस चीज के लिए देनी है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि हम पहले औषधियों के बारे में जानें। औषधियां जो है मुख्य 4 ग्रुपों में बांटी गई है। कुछ लोग इसको 9 ग्रुप बोलते हैं, कुछ लोग 4 ग्रुप बोलते हैं। तो मुझे एक ये लगा कि भाई एक पैटर्न होना चाहिए, तो मैंने दोनों को इंक्लूड करा। तो 4 ग्रुपों में औषधियों को बांटा गया। पहला ग्रुप बनाया गया स्क्रोफोल्सो। स्क्रोफोल्सो ग्रुप जो है वो बेसिकली हमारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनके लिए बनाया गया है, उनके ऊपर काम करता है। दूसरा है ग्रुप स्क्रोफोल्सो। ग्रुप को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, स्क्रोफोल्सो और लिम्फेटिको। तो स्क्रोफोल्सो का तो मैंने आपको बताया फंक्शनिंग पे काम करता है, और लिम्फेटिको जो है वो आपके रस प्रवृत्ति पे काम करेगा। इसी तरीके से अगला जो महाग्रुप बनाया गया वो बनाया गया एंजाइटी को। एंजाइटी को जो ग्रुप है इसके अंदर 4 ग्रुपों को जोड़ा गया। एक एंजाइटी को, दूसरा फेब्रिफिगो, तीसरा आपका पेक्टोरोल, और चौथा जो है वर्मीफ्यूगो। तो इस तरीके से 4 ग्रुपों में इसे बांटा गया। तो टोटल हमारे पास ये हुए 4 और 2 6 ग्रुप। उसके बाद इसको तीसरे ग्रुप में बांटा गया कैंसरसोस। ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर पर काम करती हैं, सेल के स्ट्रक्चर पर काम करती हैं। जब भी हमारी बॉडी के फंक्शंस में जब ज्यादा समय तक दिक्कत चलती है, तो हमारी बॉडी जल या अग्नि को बढ़ाकर उस ऑर्गन को छोटा या बड़ा बना देती है, जिससे उसके फंक्शन में हाइपोनेस या हाइपरनेस आ जाती है। तो वहां पर हमारी जो कैंसरसो नाम की रेमेडीज होती हैं वो बहुत अच्छा रोल निभाती है। मैटी जी की एक ये रिसर्च बहुत अच्छी है कि उन्होंने इन दवाओं को मुख्य 2 ग्रुपों में बांट दिया। एक स्क्रोफोल्सो जो हमारे फंक्शन पे काम करती हैं, और दूसरा कैंसरसो जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पर काम करती हैं, सेल स्ट्रक्चर पर काम करती हैं। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लेते हैं तो हम अपने मन चाहे रिजल्ट को पा सकते हैं। अब कैंसरसोस को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा कैंसरसोस और दूसरा हिस्सा जो है वो है वेनेरियो ग्रुप। वेनेरियो ग्रुप बेसिकली हमारे नर्वाइन सिस्टम से कनेक्टेड होता है, हमारे डीएनए आरएनए को कनेक्ट करता है। ये किसी भी तरीके के ऐसे रोग जो लंबे समय तक डिजेनरेटिव अवस्था में चले जाते हैं, उनके ऊपर वेनेरियो जो ग्रुप होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट रखता है। फाइनली हमारे पास ये 3 ग्रुप्स हो गए, और चौथा ग्रुप जो रखा उन्होंने वो रखा इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ ये हुआ कि जिस तरीके से बिजली तीव्र गति से काम करती है, इधर हम बटन दबाते हैं और उधर हमें रोशनी मिलती है, या फिर हमारा पंखा या कूलर एसी चालू हो जाता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोपैथी की जो इलेक्ट्रिसिटीज है ये देते ही जादू की तरह अपना असर दिखाती है। इनको 5 श्रेणियों में बांटा गया। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम शरीर को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं, तो ये 5 हिस्से 5 तरीकों से हम प्रयोग में ला सकते हैं। केवल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही आप किसी भी रोग का इलाज आसानी से कर सकते हैं। तो हम आगे आने वाले समय में इनके बारे में और भी जानेंगे, दवाइयां कैसे काम करती हैं, क्या होता है, क्या करती हैं। फिलहाल अब हम लोग आएंगे टेम्परामेंट पर। टेम्परामेंट क्या होता है? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि रोग को समझने से पहले, दवाओं को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम अपनी अवस्थाओं को जानें कि हमारी अवस्था कैसे काम कर रही है, हमारे शरीर में क्या कंडीशंस चलती हैं। अगर हम उनको जानते होंगे तो हम औषधियों को और अच्छे गहरे से ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उनका मैक्सिमम यूज भी कर पाएंगे।
अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे टेम्परामेंट की। टेम्परामेंट का मतलब होता है हमारी एक बेसिक नेचर। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने जन्म लिया, तो मेरी बॉडी के बेसिक नेचर क्या होगा। अब आयुर्वेद में इसमें 3 चीजें बताई गई, वात पित्त कफ। ऐसे ही इलेक्ट्रोपैथी में बताया गया है कि हमारा जो नेचर होता है वो या तो रक्त प्रकृति का होता है या रस प्रकृति का होता है। अब यहाँ देखिए समझने वाली क्या बात है, हमने रक्त और रस की बात करी थी कि वो बॉडी में क्या काम कर रहा है, लेकिन मैटी जी ने इसी को ही प्रकृति में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जिस भी टेम्परामेंट के हैं, यानी अगर हमारी बॉडी में ब्लड का टेम्परामेंट है तो हम इस तरीके का व्यवहार करने वाले व्यक्ति होंगे, और यदि हमारे अंदर रस का टेम्परामेंट है तो हम इस तरीके से व्यवहार करने वाले होंगे। अब यहां पर इन 2 प्रवृत्तियों के अतिरिक्त उन्होंने एक प्रवृत्ति की और खोज करी, जब उन्होंने देखा कि भाई हर व्यक्ति वो कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक चीज का मिक्सचर हो जाता है, उसमें एक की प्रधानता रहती है और दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब हमारे यहाँ पे ये सिद्धांत है कि प्रकृति का निर्माण पुरुष और प्रकृति दोनों के मेल से हुआ है। तो अगर हम रक्त को पुरुष कहें और रस को प्रकृति कहें तो ये गलत नहीं होगा, पर इन दोनों के मिलने से एक तीसरी कंडीशन और भी पैदा होती है, तो उसको मैटी जी ने मिश्रित अवस्था बोला। आप अगर किसी पेशेंट को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं और अधिकतम जांच करते हैं, तो आप पाएंगे कि जितने भी लोग आपके पास आते हैं वो अधिकतम मिश्रित प्रकृति के ही होते हैं। बहुत रेयर होता है कि कभी रक्त का या कभी रस का पेशेंट हमारे पास आए, अधिकतर मिश्रित प्रकृति के पेशेंट आएंगे। और वैसे भी इंडिया में जो यहाँ का वायु है, वातावरण है, वो यहाँ पे मिश्रित प्रकृति के रोगों को पैदा करती है, लोगों को पैदा करती है। तो इनके अपने कुछ सिम्टम है। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं आंखों के रंग की बात करूं, जिन व्यक्तियों की आंखों का रंग भूरा है वो रक्त प्रकृति की वो रक्त प्रकृति के कहलाएंगे। जिन व्यक्तियों की आंखों के रंग में हल्का हरा या नीलापन आता हो, आभा आती हो, वो व्यक्ति रस प्रकृति के कहलाएंगे। अब इसी तरीके से अगर हम नाखूनों की बात करें, तो जिन व्यक्तियों के नाखून जो हैं गुलाबी और लालपन पे होंगे वो रक्त प्रकृति के कहलाएंगे। जिन व्यक्तियों के नाखूनों में पीलापन या सफेदी आएगी तो उसको हम रक्त प्रकृति का ही बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि इनके शरीर में रक्त जो है वो अशुद्ध है या दूषित है। और नाखून अगर सुंदर दिखाई दे, नमी युक्त दिखाई दे, लंबे दिखाई दे, तो वो व्यक्ति के रस प्रकृति को वो व्यक्ति की रस प्रकृति को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे हम आगे चलकर इस बारे में भी बात करेंगे कि किस व्यक्ति का किस प्रकार का नेचर होता है। जीभ देख के हम कैसे अनुमान लगाएंगे, आंखें देख के हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि टेम्परामेंट कैसा है, पर उसके लिए जरूरी है कि पहले हम टेम्परामेंट को समझें। अब अगर मैं बात करूं रक्त प्रकृति के व्यक्ति की, तो इन लोगों का जो सॉरी मैं बात करूं अगर रस प्रकृति के व्यक्ति की, तो इन लोगों का जो टेम्परामेंट होता है वो ठंडी प्रकृति का होता है। ये लोग, आप जैसा हमने जाना था, जो नेगेटिव रोग होते हैं और पॉजिटिव बॉडी होती है, या पॉजिटिव रोग होते हैं, नेगेटिव रोग होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा बात करी थी, उसी तरीके से जो रस है वो नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकृति के जो लोग होते हैं वो अधिकतर उनको रस संबंधी दिक्कतें आती हैं। हमारी बॉडी में जो नॉड्स होते हैं, लिम्फ नॉड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, म्यूकस मेम्ब्रेन, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी बॉडी में क्लेंजिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती है, वो सारी की सारी रस प्रकृति के अंतर्गत देखी जा सकती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हार्ट को अगर हम काउंट करें तो हम रक्त प्रकृति में काउंट करते हैं, पर हार्ट की फंक्शनिंग को काउंट करें, अगर वो स्लो है या आकार में बड़ा हो गया है तो उसके अंदर रस की प्रवृत्ति देखी जाएगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि उसमें मिश्रित प्रकृति उत्पन्न हो गई है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय पर हृदय में रक्त का अभाव हो गया है। तो ये कहने का तरीका है। जैसे मान लीजिए आपके आगे एक गिलास रखा हुआ है पानी का, वो आधा भरा है और आधा खाली है, तो ये आपका दृष्टिकोण है कि आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं। अगर हमारा कोई ऑर्गन
सही से काम कर रहा है। जी सर जैसे कि अगर किसी को लिम्फ नोड में स्वेलिंग है हाँ जी। और उसको सिस्ट है तो वो उसकी रक्त प्रकृति होगी उसकी। नहीं देखिए, जहां आपने लिम्फ नोड बोला वहां सीधा सीधा रस प्रकृति होगी। रस प्रकृति। जी ओके। ठीक है, या तो और आप रस सिस्ट में प्रकृति भी। की, जी या तो आप रस प्रकृति की मेडिसिन का प्रयोग करें, या फिर आप जो आपके रक्त प्रकृति की औषधियां हैं उन औषधियों का हाई डाइल्यूशन प्रयोग करें। दोनों का मतलब एक ही निकल के आएगा। ओके। हाँ जी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम ब्लड की बात करेंगे, रक्त की बात करेंगे, तो हम एक्यूट कंडीशन की बात करेंगे, जो अभी के तुरंत के रोग हैं। जब हम लंबी बीमारी की बात करेंगे कि 6 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है, या इतने समय तक रहती है बीमारी, जैसे मान लीजिए अगर कोई युवा है तो वो कहता है ऑर्थराइटिस होगा, तो ऑर्थराइटिस होगा जो बोलेंगे वो क्रॉनिक में काउंट किया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में रस की बात की जाएगी। नंबर 2, आपके शरीर में ये दोनों वाइस वर्सा हैं। इसी चीज के लिए मैंने आपको बताया कि रक्त जो अग्नि है वो नॉर्मली जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें ये बताया गया है कि जो रक्त है वो अग्नि का स्वरूप है, और अग्नि ऊपर की ओर चलती है जबकि रक्त नीचे की ओर बह रहा है। रस जो है वो जल का प्रतिनिधित्व है, जल नीचे की ओर बहता है जबकि हमारे शरीर में जल जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। यही वो सिद्धांत है जो मैंने डे 1 बताया था कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम आर्टरीज की बात कर रहे हैं, वेन्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे ब्लड कॉन्स्टिट्यूट की। यदि हम लिम्फ की बात करते हैं, मवाद की बात करते हैं, म्यूकस की बात करते हैं, ठंड की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे रस प्रकृति की। जब हम एक्यूट कंडीशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे रक्त प्रकृति की। जब हम क्रॉनिक कंडीशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे रस प्रकृति की। यहां तक क्लियर है? ये 2-3 लाइनों में समझ आने वाली चीज है। अगर किसी को कोई संशय लग रहा हो तो वो बता सकते हैं। ओके। सर जैसे वेरिकोज वेन्स हैं तो वो रस प्रकृति की हुई। नहीं, देखिए सबसे पहले आप उसे रक्त में लेंगे। मैंने इसे रक्त में बताया, आर्टरी और वेन्स ये रक्त में जाती हैं। वेन्स। ओके सर। सर सर अभी आपने जो लास्ट 3-4 लाइनें बोली हैं, क्या हम उनको एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहली चीज, हमारे शरीर में जो रक्त है वो 2 कंडीशन में बहता है, शुद्ध और अशुद्ध। आर्टरी के अंदर रक्त रहता है और वेन्स के अंदर जो गंदा खून है, शुद्ध रक्त है, वो रहता है। क्लियर? तो जब भी हम आर्टरी और वेन्स की बात करेंगे तो उसके लिए हम ब्लड कॉन्स्टिट्यूट या रक्त प्रकृति को मानेंगे। और इसके बाद जो ऑपोजिट सिस्टम है लिम्फ का, लिम्फ नोड्स का, लिम्फ वेसल्स का, इसके लिए हम रस प्रकृति को मानेंगे, जो हमारे शरीर में नीचे से ऊपर की ओर चलता है, जो शरीर की शुद्धि प्रक्रियाओं को पूरा करता है। रक्त हमारे शरीर को पोषण देगा, रस हमारे शरीर की शुद्धि करेगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि रक्त आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड में रहता है, शरीर को पोषित करेगा। रस आपके शरीर की सफाई करेगा, बॉडी के राइट साइड में रहता है। जब किसी भी ऑर्गन में रस की मात्रा बढ़ेगी तो ऑर्गन फूल के बड़ा हो जाएगा, और यदि किसी ऑर्गन में रक्त की मात्रा बढ़ेगी तो ऑर्गन सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। ये क्लियर है? नो सर, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। आपने लिवर सिरोसिस और लिवर फैटी लिवर, इनके बारे में सुना है? यस सर, 100%। फैटी लिवर में क्या होता है, जो लिवर है वो साइज में बड़ा हो जाता है,
हाँ जी। जी, इसके अंदर क्या है कि आपका जो लिम्फ है वो बिगड़ गए हैं, ठीक है, वहां पर अग्नि की बढ़ मात्रा जाता कम है हो सर गई है। उसमें। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी आप कुछ कह रहे हैं? ओके, वहां पर अग्नि की सर जो मात्रा, बिनाइन ट्यूमर है, सर जैसे किसी को बिनाइन ट्यूमर है तो वो पहले रक्त प्रकृति और बाद में देखिए रस देखिए देखिए प्रकृति में आई। देखिए, सपोज कीजिए कोई ट्यूमर है आपके सामने है, आपके सामने है, पैरों पे है, हाथ पे है, कहीं पे भी है, जब आप उसे फोड़ेंगे तो सबसे पहले उसमें से क्या निकलेगा? सर म्यूकस। म्यूकस निकलेगा। आप उसे डायरेक्टली लिम्फ से कनेक्ट करिए, ठीक है, आप उसे लिम्फ से कनेक्ट करेंगे। क्लियर? अगर आप किसी ओके दाने को सर। फोड़ते हैं और उसमें से रक्त निकलता है, रेड कलर का ब्लड ओके सर। निकलता है, तो या ब्लैक कलर का ब्लड निकलता है, शुद्ध या अशुद्ध ब्लड निकलता है, तो आप उसे कनेक्ट करेंगे ब्लड से। यदि किसी चीज को फोड़ते हैं और उसमें से म्यूकस निकलता है, आप उसे उसे कनेक्ट करेंगे लिम्फ से। ऐसे ही आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि अगर फोड़ूंगा या निकालूंगा तो क्या निकलेगा। आप सपोज कीजिए कैंसर होता है, कैंसर के टिश्यूज को अगर आप फोड़ेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, रक्त या रस? बताइए। अगर कैंसरस टिश्यूज को दबा के निकालना हो तो पहले म्यूकस निकलेगा या पहले ब्लड निकलेगा? सर पहले ब्लड। म्यूकस निकलेगा, उसके बाद ब्लड आएगा, क्योंकि वो एरिया पे ब्लड का पोषण नहीं पहुंच पा रहा है। जब वहां पे पोषण नहीं पहुंच रहा है, तभी वहां की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो स्लो हो गई है। तो वहां पे शरीर क्या करेगा, पानी भर देगा। सर और अगर, सर मेरे मेरे जी जी हेलो बोलिए। सर, मेरी मेरी आर्मपिट में बिनाइन हम्म, ट्यूमर है, तो उसके लिए लिम्फ का आएगा बिल्कुल, उसका। आप लिम्फ मान के इसका इलाज करेंगे तो हो जाएगा। और यदि आप रक्त की दवाइयां इसके लिए प्रयोग में लाना चाहेंगे तो आपको हाई डेल्यूशंस में जाना होगा। ओके सर, इसकी मेडिसिन है मतलब जी इसको। बिल्कुल है, हमारे बीच में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो 20-25 साल से इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। सर मुझे इसकी वजह से मुझे चेस्ट में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब ऐसा लगता है कि चेस्ट में भी पेन आती है उसी की वजह से, और वो मतलब बढ़ती भी नहीं है और कम भी नहीं हो रही है, लेकिन आपके मतलब पास स्वेलिंग की तरह पूरी दिखती है वो। आपके पास इलेक्ट्रोपैथी की और दवा मुझे वो काफी नो है सर, आपके अभी पास? तक मैंने उसका कोई नहीं लिया। अच्छा, कोई नहीं लिया। डॉक्टर कमलेश जी, आप शायद, एलोपैथिक ली थी मैंने, एलोपैथिक ली थी, लेकिन उससे कोई मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ये तो या तो निकलवा दो, नहीं तो ये ऐसी ही रहेगी। एक जस्ट लाइक अ फैटी इशू मतलब हो गया, फैटी टिश्यू की तरह है ये, तो आपका ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन मुझे इसमें ना जस्ट लाइक नीडल टाइप पेन होती है। हम्म, देखिए इसमें क्या है, आप इलेक्ट्रोपैथी की अगर दवाई यूज कर रहे हैं तो इसमें आप रिजल्ट आराम से पा हम्म सकते हैं। हमें कोई ऐसा डॉक्टर है जो इस चीज पे काम कर चुका हो? अगर कोई है तो वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सर नाम बता दीजिए सर। मैंने तो सबके लिए बोल दिया है, जो भी इंटरेस्टेड होगा आपको कॉल कर लेगा। ओके सर सर। सर माय नेम सर इज आप रेनू। भी देते हैं? आप भी देते हैं सर मेडिसिन? जी मैं देता हूँ मेडिसिन, लेकिन मैं बिना देखे नहीं देता। आपको फिर मेरे क्लिनिक आना होगा, मैं आपका अपने हिसाब से टेस्ट करूंगा तब दवाई दूंगा। ओके सर। ठीक है सर। ठीक। बबीता जी, आप ट्राई करना चाहेंगे? सर आपने क्लिनिक के वो नहीं दिए, हमें एड्रेस नहीं दिए सर। एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है। बबीता जी, सर दे देना प्लीज। आप ट्रीट करना चाहेंगे बिनाइन को? सर आप जैसे कहें। नहीं, आपकी अगर इच्छा है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके, पुरुषोत्तम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑन है। नहीं सर, माइक बंद था मेरा। ओके सर, आप लोगों में से भी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहें तो आप अनीता जी को उनको, हम्म, रीता जी आई थिंक शायद नाम था, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सर रेनू है नाम उनका ना। ओके, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं।
चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अ, हाँ लीवर और लिवर सिरोसिस पे थे सर, हाँ लिवर फैटी सिरोसिस। लीवर एंड जी जी जी। तो होता क्या है कि जब भी शरीर के अंदर कोई फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है तो वहां पे पोषण नहीं पहुंचता। अगर वो एक्यूट कंडीशन है तो वहां पर हम ब्लड टाइप की जो रेमेडीज हैं, रक्त की जो रेमेडीज हैं पहुंचाने की, नसों को खोलने की, वो दे सकते हैं। लेकिन अगर वो जगह पुरानी होती जाए तो वो जो गंदा पानी है जो वहां पे इकट्ठा होता जा रहा है, रस जो इकट्ठा होता जा रहा है, वो कमजोर होता चला जाता है और वो वहीं पर सड़ने लगता है, जो धीरे धीरे लिवर को फैटीनेस में कन्वर्ट करता है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एलोपैथी की भाषा में बात करें तो वहां पे एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं जो गंदे पानी को इकट्ठा करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं और चर्बी पे चर्बी बनती चली जाती है। तो यदि इसको निकालना है तो हमें रस की दवाइयों का प्रयोग करना होगा। क्लियर? आज का टाइम हो गया है, किसी को कुछ पूछना हो, बात करनी हो तो कर लीजिए, बाकी हम कल करेंगे फिर कंटिन्यू। Sir, all chronic diseases are rust type. जो क्रॉनिक डिसीजेज हैं, देखिए वैसे तो कई पैटर्न्स होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटीज को पढ़ेंगे तो 5 तरीके के पैटर्न होते हैं जिसमें जो बीमारियां हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। पर कॉमन रूप में आप ये मान के चलिए कि जो शॉर्ट टर्म की बीमारी है वो आप हमेशा रक्त की मान के चलेंगे और जो लॉन्ग टर्म की बीमारी है वो आप हमेशा लिम्फ की मान के चलेंगे। शॉर्ट टर्म की बीमारियों में रक्त जो डाइल्यूशंस होते हैं वो फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन या मैक्सिमम थर्ड डाइल्यूशन तक प्रयोग किए जाते हैं। वहीं जो आपकी क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं उसमें थर्ड डाइल्यूशन, फोर्थ डाइल्यूशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ऑनवर्ड आप कोई भी डाइल्यूशन प्रयोग कर सकते हैं, जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। Okay, इसी sir. तरीके से एक कॉन्सेप्ट है, यदि प्रॉब्लम बॉडी के लेफ्ट साइड में हो या बॉडी के अपर पार्ट में हो तो इसको रक्त माना जाता है। और यदि प्रॉब्लम बॉडी के राइट साइड में हो या नाभि के नीचे हो, नीचे के अंगों में हो, पैरों में हो, ऑर्गन्स में हो, तो इसको रस प्रकृति के रोगों में काउंट किया जाता है। ठीक है? Yes, yes. जी एक सर। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बीमारी तेजी से शरीर में भाग रही है, जिसे वात बोला जाता है, अपने स्थान को लगातार परिवर्तित कर रही है, तो इसे रक्त में मान के ट्रीट किया जाता है। और यदि बीमारी धीमी गति से आगे की ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे कवर कर रही है, तो उसे रस में कन्वर्ट किया जाता है। इसको आप सिंपल भाषा में समझ के चलिए, सर हम जो भी वात 5 में सिद्धांत पढ़ेंगे। सर वात तो रक्त सर यहाँ सॉरी मैम, सर वात का तो रक्त ले सकते हैं सर। नहीं, वात से रक्त नहीं लेते, जहां पर वात होगा वहां रक्त का अभाव हो जाता है। अभाव। जी, क्योंकि जहां वायु भर गई है वहां ब्लड सर्कुलेशन कैसे चलेगा। यहां पर आप एक चीज मान के चलिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, चाहे वो सुबह है, जल्दी है, शुरुआत है, मतलब कोई भी चीज जो स्टार्टिंग फॉर्मेशन में है वो रक्त है और जो एंडिंग प्रोसेस पर है वो रस है। आप जो 5 सिद्धांत पढ़ेंगे उसका मूल यही है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं रक्त है, आप एंड कर रहे हैं रस है। इसी तरीके से हमारी बॉडी का प्रोसेस चलता है। हमारी बॉडी में अगर आप देखेंगे तो बच्चा एक रस प्रकृति का होता है और जब उसका अंत होता है, यानी एक व्यक्ति अपनी पूरी उम्र जी लेता है, तो वो रक्त की कंडीशन में आकर अपने शरीर को छोड़ता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, हम धीरे धीरे इन बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी जो है ये आपको इलेक्ट्रोपैथी में नहीं मिलेंगी। और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये थ्योरी आपको इलेक्ट्रोपैथी में पढ़ने सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनका पैटर्न अलग है और मैंने जो है इसमें आयुर्वेद और ये दोनों मिक्स कर रखे। तो मेरा मानना यह है कि मैं इसको अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 5 थ्योरी हैं जो इलेक्ट्रिसिटीज को प्रयोग करने के तरीके बताती हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया कि जब भी कोई बीमारी नई है तो आप उसे रक्त मान के चलेंगे, बीमारी पुरानी है रस मान के चलेंगे। किसी चीज की कोई शुरुआत हो रही है तो रक्त मानेंगे, हो चुकी है तो रस मानेंगे। अब जैसे अभी रेणु जी ने बताया कि उनको बिनाइन ट्यूमर है,
तो नेचुरल सी बात है, वो एक दिन की डेवलपमेंट तो है नहीं, पुराना होता जा रहा है लेकिन बॉडी के अपर पार्ट में। अब अपर पार्ट में है तो इसे रक्त में काउंट करें या रस में काउंट करें, यहां पर हमें कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ये मान लें कि इस समय ये बीमारी लगभग 4 साल 5 साल पुरानी है, तो हम इसे रस में मान के ट्रीट कर सकते हैं और आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रक्त की दवाओं को हाई डेल्यूशंस में दे सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बनेगा। या फिर रस की दवाओं को डेल्यूशन 1 और 2 और 3 में दे सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही निकल के आपके सामने आएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए, आज का टाइम हो गया है, हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।